वेलकम टू बेसिक केमिस्ट्री। बच्चों, हमने अपने एनएमआर के प्रीवियस 2 वीडियोस में मैग्नेटिक न्यूक्लियाई को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर क्या इंटरेक्शंस होती हैं, ये टॉपिक कवर किया था। दैट इज इंटरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लियाई इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमने वहां पे कवर किया था कि ऐसे कौन से न्यूक्लियाई होंगे या कौन सी कंडीशंस के ऊपर कोई न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होगा, कि वो अपना एनएमआर स्पेक्ट्रा देखा था। उसके बाद हमने देखा था अगर कोई न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव है, वो एनएमआर एक्टिव तभी था जब वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा था। अगर उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, वो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, और जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर हमारे पास एनर्जी लेवल जनरेट हो गए थे। तो ये अभी तक हमने कवर किया था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस, कि जो इंटरेक्शन है हमारे मैग्नेटिक न्यूक्लियाई का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वो इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वे उस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, वो उनको रेजोनेंस में कैसे आ रहा है, उनके साथ हमें सिग्नल कैसे दिखाई दे रहा है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, हम अपना कुछ पॉइंट्स के अंदर जो हमने अभी तक डिस्कस किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर हमें प्रिंसिपल पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, हमें वो पॉइंट्स लिखने इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इंटरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लियाई विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, with external magnetic field। बच्चे ये हमने किया था डिस्कस। अब इसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, क्या आएगा, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड the energy of clockwise and anti-clockwise spin of nuclei will be same, that is they are degenerate, that is they are डीजेनरेट। देखो क्या मीनिंग था इसका, ये बोल रहा है कि जब तक हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन न्यूक्लियाई कर रहा है, अब उनको हमने एनर्जी स्टेट बोल दिया, एक क्लॉकवाइज को एक स्टेट बोला, एंटी क्लॉकवाइज को एक दूसरा स्टेट बोला एनर्जी का, उनकी एनर्जी सेम होगी। अब एनर्जी सेम है तो बोला कि ये कैसे है, डीजेनरेट। क्या हुआ था, देखो हमारे पास एक न्यूक्लियाई था पहले, वो न्यूक्लियाई दो ही टाइप से स्पिन कर सकता है, आइदर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज में करेगा। अब ये दो में कर रहा है तो दोनों की एनर्जी सेम है, और जो ये इसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट का हमारे पास, ये पहले किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था, यहां पर यहां पर यहां पर, नीचे, अप, राइट साइड में, आपकी तरफ, पीछे, तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता था। लेकिन सभी के सभी जो न्यूक्लियाई थे वो आइदर स्पिन मूव कर रहे हैं या आइदर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब इसलिए हमने दो एनर्जी स्टेट बोला। ये था इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा था बच्चे। फिर क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स breaks, and this breaking of degeneracy will create
two energy levels, one of lower energy and other of higher energy. And having a slight population difference, having a slight population difference between these two levels. देखो क्या मीनिंग बच्चे, कह रहे कि जैसे ही हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अब ये क्या हो गए, दो एनर्जी लेवल्स में ब्रेक हो गए थे बच्चे। एक को हमने बोल दिया लोअर एनर्जी लेवल, एक को हायर। तो हमने लोअर किसको बोला था, जब बोला था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, ये जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसा अप्लाई किया डाउन से, तो अगर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसी थी, सेम डायरेक्शन में था, हम इसको बोल दिया कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यानी कि जो भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं उनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो किस में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। सेकंड, फिर हमने बोल दिया कि जो दूसरे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे उसका जो एनर्जी स्टेट होगा हमारे पास, जिसका जो उसका मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अपोजिट होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो अब यहां से हमने क्या बोला, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो सिंपल, जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे उनकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। अगर अपोजिट होगी तो हाई एनर्जी लेवल और क्लॉकवाइज होगी लोअर एनर्जी। सेकेंड बोला ये दो तो ब्रेक हो गई, लेकिन यहां पे तो एक ही प्रोटॉन के लिए हमने एक न्यूक्लियाई के लिए दिखाया कि भाई दो होल लेवल एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास मिलियंस या बिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, तो वो कहां पर होंगे, वो लोअर एनर्जी लेवल में ज्यादा होंगे, सारे के सारे हाइयर में होंगे, या वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ लोअर एनर्जी में कुछ हाइयर में। तो ये क्या बोला है, हैविंग ए स्लाइट पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स। कह रहे कि अगर यहां पे जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो कम होता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो पॉपुलेशन डिफरेंस आएगा, जो न्यूक्लियाई अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो दोनों एनर्जी लेवल में करेंगे, वो नियरली इक्वल होंगे। वो ना तो 50-50 होगा, ना ही मैक्सिमम यहां पे ज्यादा होंगे 80% या 20%, वो अप्रोक्सीमेटली लाइक 51 और 49 की रेशियो में करेंगे। क्या हुआ, अब इसको इसी पॉइंट को हम लिख देते हैं थर्ड, एज द energy difference, as the energy difference between two energy levels is very less। क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है इन दो एनर्जी लेवल्स का। अगर डिफरेंस कम होगा, ये हमने कैलकुलेट किया था कि डेल्टा ई क्या होगा बच्चे, इसका म्यू बीटा एच नोट अपॉन आई, ये हमने निकाला था। अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसकी जो वैल्यू रखता हूं वहां पर, अगर मैं 1 टेस्ला रख देता हूं, तो जो हमारे पास यहां पे डिफरेंस आएगा वो आएगा नियरली 2.39 इंटू 10⁻⁻² जूल्स पर मोल। ये एनर्जी डिफरेंस आता है, ये बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है। अब देखो, जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा और न्यूक्लियाई मेरे नीचे है, तो इजीली कहां जा सकते हैं, अप जा सकते हैं। अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो इजीली हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल से कहां नहीं जा पाएंगे, ऊपर वाले एनर्जी लेवल में नहीं जा पाएंगे। तो अब क्या बोला, एज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल इज वेरी लेस, देयरफॉर number of nuclei in lower energy level will be slightly greater। तो कह रहे स्लाइटली ही होंगे, ज्यादा नहीं। अगर ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता हमारे पास, जैसे कि हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रमन में अगर हम
वाइब्रेशनल की बात करते हैं, रोटेशनल की बात करते हैं, तो वहां पर क्या डिफरेंस एनर्जी का ज्यादा होता है इसके रिस्पेक्ट में, तो वहां पे जो रेशियो होता है डिफरेंस वो ज्यादा आता है, लेकिन यहां पर कम है, तो ये जो पॉपुलेशन डिफरेंस है ये भी क्या आया, कम आया। अब क्या बोला कि हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई लोअर में रहेंगे और कुछ अपर में। ऐसा क्यों होता है? ये होता है अकॉर्डिंग टू, दिस इज अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये हमारे पास होता है बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग। ये बोलता है द पॉपुलेशन डिफरेंस will be directly proportional to energy difference between energy levels। ये किसने क्या बोला? कह कि जो पॉपुलेशन डिफरेंस है, जो पॉपुलेशन डिफरेंस होगा, पॉपुलेशन डिफरेंस ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर? एनर्जी डिफरेंस पे। अगर हमारी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो पॉपुलेशन ज्यादा होगा, एनर्जी कम है तो पॉपुलेशन कम। ये होना जरूरी है बच्चे, पॉपुलेशन डिफरेंस। देखो क्या हुआ, इसको हम डेप्थ में आगे करने वाले हैं अपने लास्ट के एनएमआर के वीडियोस के अंदर, लेकिन एक बार समझ लेते हैं क्या हुआ। हमें कोई भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हमें उसके अंदर हमें सिग्नल तब मिलता है, हमें उसका स्पेक्ट्रा तब मिलता है जब हमारे पास जो लोअर एनर्जी लेवल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे या हम एटम्स बोलेंगे वो क्या होने चाहिए? ज्यादा। अगर यहां पर ज्यादा है और ऊपर कम है, फिर हम क्या देंगे? वहां पर एनर्जी देंगे, तो यहां पर ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे और कहां चले जाएंगे? हायर एनर्जी लेवल में। जब तक हमारे न्यूक्लियाई लोअर एनर्जी लेवल में ज्यादा है, वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे और कहां चले जाएंगे? ऊपर। तब तक हमें सिग्नल मिलेगा, हमें एक पीक नजर आएगी स्पेक्ट्रा के अंदर, और जैसे ही दोनों एनर्जी लेवल इक्वल्स हो गए कि इसमें भी 50% हो गए, इसमें भी कितने हो गए? 50% न्यूक्लियाई हो गए, तो वहां पर हम बोलते कि सैचुरेशन हो गया हायर एनर्जी लेवल का। अब यहां से हम कितनी भी एनर्जी क्यों ना दे, वो न्यूक्लियाई यहां से जंप करके ऊपर नहीं जाएगा। अगर न्यूक्लियाई जंप करके ऊपर नहीं गया तो हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा या कोई भी स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। तो हमें सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में लोअर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई होंगे वो क्या होंगे? ऑलवेज ज्यादा होने चाहिए। अगर वो ज्यादा नहीं होंगे तो हमें स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में 50-50 है। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो हम बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ लेवल्स हो गया, नीचे से और न्यूक्लियाई ऊपर नहीं जाएंगे। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता कभी कि लोअर एनर्जी लेवल में कम न्यूक्लियाई और हायर एनर्जी लेवल में ज्यादा हो। क्यों? ये बोलता है कि जो बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है हमारे पास, बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये बोलता है हमारे पास कि हमारे पास अगर एनर्जी लेवल्स हैं तो जो न्यूक्लियाई होंगे वो अपने आप लोअर में भी होंगे, हायर में भी होंगे, और जो नंबर है वो एनर्जी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमें यहां पे पॉपुलेशन डिफरेंस ज्यादा चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चाहिए, तो हमें इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। वो हम देखेंगे कि हम इसका एनर्जी लेवल कैसे इंक्रीज करें ताकि न्यूक्लियाई यहां पर ज्यादा हो और हमें जो सिग्नल मिले वो एक अच्छा सिग्नल मिले, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा और वो हमें कंटिन्यूस मिले, कि हम चाहते हैं कि वहां पे कभी सैचुरेशन वाली कंडीशन ना आए। तो अब ये तो था हमारे जो पॉइंट्स जो यहां तक हमने किया था बच्चे। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लियाई विद रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस ओब्लिक पल्स। अभी हम देखेंगे कि हमने पल्स क्यों लिखा है या रेडिएशंस क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक टर्म आती है प्रीसेशन, PRECESSION, प्रीसेशन या प्रीसेशनल मोशन। प्रीसेशनल मोशन या लार्मर फ्रीक्वेंसी हम बोल देते हैं
अब इसको बाद में देखें लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आता है, तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो आता है प्रीसेशनल मोशन। देखो इसकी क्या डेफिनेशन है, इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड the spinning nuclei will start to precess in the direction of external magnetic field. And this precession is called precessional motion. बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम समझना चाहते हैं इसका प्रिंसिपल है कैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ, तो हमें ये प्रीसेशनल मोशन को समझना जरूरी है। तो इसने क्या बोला हमारे पास कि जब हम नॉर्मली हमारे पास न्यूक्लियाई क्या कर रहा था, स्पिन कर रहा था, फिर कह रहा है जैसे ही हमने उसको किस में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसने प्रीसेशन करना स्टार्ट कर दिया, या जिसको हम बोल देते हैं उसने गायरेशन करना स्टार्ट कर दिया, विल स्टार्ट टू प्रीसेस, या इसको हम बोलते हैं विल स्टार्ट टू गायरेशन, विल स्टार्ट गायरेशन। तो हम एक वर्ड भी यूज करते थे GYRA, विल स्टार्ट गायरेशन और प्रीसेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चे क्या था, ये हमारे पास ये नॉर्थ पोल था, यहां पर क्या हो गया, साउथ पोल। हमने माना कि जो हमारा स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियाई था ऐसे हमारे पास क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। जब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ की हुई थी और वो ऐसा परपेंडिकुलर कर रहा था, हमारे पास अप में कर रहा है और ये डाउन में कर रहा है हमारे पास। ये एक तो मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि जीरो डायरेक्शन है हमारे पास। जैसे ही हमने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, ऑन किया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अब क्या हुआ, जो ये स्पिनिंग न्यूक्लियाई था इसके जो मैग्नेटिक जो मोमेंट की डायरेक्शन पहले अप थी वो कैसी होगी, अब इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसका क्या था, नॉर्थ पोल, और ये क्या था, इसका साउथ पोल। तो कह रहे कि अब इसने अपना जो ये न्यूक्लियाई था इसने अपने आप को अलाइन कर लिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या हुआ, यहां पे नॉर्थ पोल आ गया और साउथ पोल। देखो बच्चे, हमने बोला कि ये रोटेशन मोशन कर रहा था, हमारे पास जो स्पिनिंग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, वो रोटेशन कर रहा था एक टाइप से। वो रोटेशन कर रहा था तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था उसकी डायरेक्शन कैसी थी, सेम, वो इस डायरेक्शन में था। तो कह रहा कि अब वो पहले क्या करता, कह रहा कि यहां से जब वो स्पिन कर रहा था, जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया तो क्या हुआ कि इसने यहां से अपनी डायरेक्शन तो ऐसे बदली मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लेकिन अब वो यहां पर क्या नहीं कर रहा। अगर ये पहले देखो ऐसे स्पिन कर रहा था, अब जैसे स्पिन कर रहा है, अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई इसने अपनी डायरेक्शन तो चेंज की है, लेकिन अब स्पिन के साथ साथ ये ऐसे प्रीसेशन भी करना स्टार्ट करेगा। ये ऐसे, इसकी क्या हुआ, देखो अगर ये पहले स्टेट था तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन वो कैसी थी, सेम थी, एक कहीं मूव नहीं कर रही है, वो हमारी एक्स एक्सिस अगर मैंने बोला तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग है, बिल्कुल सेम। लेकिन अब क्या हुआ, अब इस स्पिनिंग के साथ साथ अब इसका जो इस स्पिनिंग के साथ साथ ये प्रीसेशन करना स्टार्ट कर दिया। प्रीसेशन का क्या मतलब है, ये ऐसे तो करिए, इसके साथ साथ ये ऐसे, देखो स्पिन करते करते ये ऐसे साइड में। तो अब ऐसे क्या हुआ, जब ये ऐसे मूव करेगा तो अब इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है बच्चे, वो क्या हो रही है, एक बार यहां पे जा रही है, फिर थोड़ी देर के बाद अप डायरेक्शन में, फिर यहां पर, फिर नीचे और फिर साइड में। तो कह रहा है कि इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो पहले पर्टिकुलर एक्स थी वो एक नहीं रही, अब वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब ऐसा जब हो रहा है तो इस मोशन को मैं बोलता हूं प्रीसेशनल मोशन, या इसको बोलते हैं गायरेशन इफेक्ट, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो न्यूक्लियाई है वो अलाइन तो करेगा ही करेगा, लेकिन जैसे ही वो अलाइन करेगा अब ये उसके साथ साथ क्या करेगा, प्रीसेशन करना स्टार्ट कर देगा ऐसे। और उस प्रीसेशन की वजह से जो इसकी जो
मैग्नेटिक डायपोल की जो डायरेक्शन है, जो सॉरी डायपोल नहीं, मोमेंट की जो डायरेक्शन वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, तो देखो यहां पर ऐसा था, अब जब जैसे इसको रखा तो कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियाई है ऐसा करेगा, थोड़ा सा करेगा तो क्या होगा, इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन ऐसी थी वो कैसी हो जाएगी, यहां पर ऐसे। अगर एक बार उसने स्लाइटली अप डायरेक्शन में किया ऐसे, फिर उसने क्या किया, ऐसे। अगर इन सभी को देखो मूव कर रहा है, अगर मैं इकट्ठा कर दूंगा तो कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा कि ये नॉर्थ पोल था हमारे पास, ये कैसा था, साउथ पोल था बच्चे। तो अब जो न्यूक्लियाई था उसके हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसकी, प्रीसेशन मोशन की। तो यहां पर उसका प्रीसेशन मोशन स्टार्ट हो रहा था ऐसा, तो क्या हुआ, ऐसा दिखाएंगे हम लोग कि यहां सेंटर से एक बार ऐसे, देखो तो यहां पर क्या हुआ कि पहले जो इसका एक ही डायरेक्शन था वो एक नहीं रहा मैग्नेटिक मोमेंट का, वो क्या होने लग गया, प्रीसेस होने स्टार्ट हो गया। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, पहले जो स्ट्रेट थी वो क्या होने लग गई, चेंज। इसी मोशन को हम बोलते हैं प्रीसेशनल मोशन या गायरेशन, जिसको यहां पे दिखा है कि उसकी वजह से जो एक्स था वो एक ही सेम डायरेक्शन, वो अप और डाउन होने लग गया, और अप और डाउन होने लग गया तो हम ऐसा दिखा सकते थे उसको। तो अब यहां पर इसको बोल दिया हमने प्रीसेशनल मोशन। अब एक चीज ध्यान रखने बच्चे, ये जो प्रीसेशनल मोशन होगा ये कब ज्यादा होगा या कब कम होगा, कि वो मॉलिक्यूल जो हमारा न्यूक्लियाई था वो ऐसे कम स्पीड में कर सकता है, या एक बार ज्यादा कर सकता है ऐसे ऐसे उसके साथ, एक बार ये बहुत ज्यादा कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। जितनी ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा इसका क्या होगा, प्रीसेशन। अब होगा क्या बच्चे, देखो ये रेडिएशन अब्जॉर्ब कब करेगा, अब जैसे इसने मैग्नेटिक फील्ड में रखा ये प्रीसेशन करना स्टार्ट हो गया। अब जो प्रीसेशन करेगा, जब प्रीसेशन करता है तो क्या हो रहा है, देखो ड्यूरिंग प्रीसेशन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, या मैं बोल सकता हूं फील्ड की, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्लिक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंजेस। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है तो क्या होता है बच्चे, देखो या मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो दो चीजों, उसकी जो वैल्यू होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कि उसकी मैग्नीट्यूड पे, एक डायरेक्शन पे। देखो अगर अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा था वो चेंज हो रहा था, वो कांस्टेंट नहीं है। अगर वो ऐसा ही एक ही जगह रहता तो जो मैग्नेटिक मोमेंट हमें जनरेट हो रहा है वो सेम था, सेम होना था। लेकिन अब वो जब प्रीसेशन करना स्टार्ट कर दिया तो उससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज हो गई तो बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रीसेशन इट्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंजेस, therefore its magnetic field changes। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं, वो चेंज हो रही है। चेंज होने का क्या मतलब है, इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग। इट मींस दैट इज इट हैव एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रीसेशनल मोशन की वजह से बच्चे उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो कांस्टेंट नहीं रहा, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही तो हम क्या बोलते हैं, उसके पास क्या, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब होगा क्या, हमारे पास सिग्नल कब मिला था, हमने क्या बोला, हमने इसको क्या दी, रेडिएशंस। कौन सी, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस डाली।
अब जो रेडिएशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चे, तो इसके पास हमारे पास एक कंपोनेंट यहां पर हमें पता है इसके पास क्या होता है, एक हमने इसको बोल दिया कि इसके पास इलेक्ट्रिक और क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोला हमारे पास, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होंगी हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरीके से। तो यहां पर ये क्या हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हम जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनी किससे होती है, परपेंडिकुलर ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमारे पास क्या हो, जब हम रेडिएशंस डालते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स और हम बोलते हैं कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी किसकी, इस प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, देखो अब ये मोशन चेंज हो रहा है, तो अब ये होगा तो होगा किसी फ्रीक्वेंसी से ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड मैंने कांस्टेंट रखी है, हमने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दी है, कम है, तो इसका जो ये प्रीसेशन होगा ये फिक्स होगा, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से करेगा। अगर मेरी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्पीड में करेगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा, लेकिन वो फिक्स होगी वहां पर। तो हमने क्या बोला कि व्हेन हमें सिग्नल कब मिलेगा या एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कब होगा बच्चे, जब ये ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी इस रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की, इस ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, सेम। क्या कि व्हेन फ्रीक्वेंसी, व्हेन ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी, या हम बोल सकते हैं व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियाई मैचेस विद या रेजोनेट, जब ये सेम मैच हो जाएगी हम बोलेंगे रेजोनेट, इसी को बोलते हैं रेजोनेट। जब दोनों की क्या हो जाए, मैच विद फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, we say that now radio frequency radiations and nuclei are in resonance and absorptions of radiations take place। ये इन रेडिएशंस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, और ये अपनी जो डायरेक्शन है ये क्या कर देगा, चेंज कर लेगा, यानी कि ये हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ये अपनी फ्लिप क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। तो व्हेन मैग्नेटिक क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियाई मैच या रेजोनेट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, it goes to higher energy level by flipping। या लिख सकते हैं it goes to higher energy level by absorbing the radiations। तो हम बोलते हैं कि हमारे पास रेडिएशंस का क्या हो गया, एब्जॉर्ब कर ली, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा यानी कि दोनों रेजोनेट हो गए हैं, और ये क्या करेगा, फ्लिप करेगा, या किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल के अंदर। तो ये था हमारे पास प्रीसेशनल मोशन जो रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, ये रेडिएशंस के लिए। और जब ये एब्जॉर्प्शन होगा तभी हमें पता था कि हमारा न्यूक्लियाई लोअर से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, और जब लोअर से हाई में जाएगा तभी हमें क्या मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये तो हमने इसको समझने के लिए लिखा है। अब हम इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे, तो ये हमने अपनी देखी थी डेफिनेशन, अभी प्रीसेशनल मोशन क्यों होता है, ये किस लिए होता है, और अगर ये होगा तो उसकी वजह से क्या होगा। अगर हमें लिखना पड़े, अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे पॉइंट में लिखेंगे कि व्हाट इज, अब जो ये फ्रीक्वेंसी है, अब ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, स्पीड से घूम रहा था, तो अब हमारे पास जो आता है व्हाट इज प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, और उसकी वैल्यू क्या होगी इस प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी की। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी of any nuclei can be defined as
इसके एक फॉर्मूला हमारे पास, इसको हम प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, से इक्वल्स टू गामा इंटू एच नोट या B0, बुक में B0 लिखा होगा, वो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, H0 भी यही है। यहां पर ये क्या है, हमारे पास दो वे से लिखा जाता चाहिए, ऐसे गामा या ओमेगा इक्वल्स टू गामा अपॉन 2 पाई इंटू एच नोट। देखो दिस, ये जो गामा है वाई है हमारे पास, दिस इज गायरो मैग्नेटिक रेशियो, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये फिक्स है सभी न्यूक्लियाई के लिए, प्रोटॉन के लिए अलग है, कार्बन 13 के लिए अलग है। इसके भी डेफिनेशन देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है और ये कैसे डिफाइन हम करते हैं। अब देखो ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, तो जनरली हमारी बुक्स में ऐसा लिखा होता है, लेकिन इसके नीचे क्या होता है, ये गामा अपॉन 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू जो हम नॉर्मल, देखो क्या होगा बच्चे हमारे पास जो बुक्स में होगा वो लिखा जाता है लाइक गामा, ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर प्रोटॉन जो 1H1 के लिए इसकी जो वैल्यू होगी गायरोमैग्नेटिक, वो होती है लाइटली 42.5 मेगाहर्ट्ज लिखी जाती है। ऐसा कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो है किसी प्रोटॉन के लिए न्यूक्लियाई के, वो कितना है 42.5 मेगाहर्ट्ज। एक्चुअली में वो यहां पर अगर ऐसा लिखा जाएगा, ये फॉर्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं, इस यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू यूज करेंगे 42.5, ऑटोमेटिक है। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये जो 42.5 है ये इसकी गामा किसकी वैल्यू नहीं है, ये क्या होगा, जो प्रोटॉन के लिए जो एक्चुअली गामा की वैल्यू होती है वो होती है 276.5, ऐसा 276। और जब इस 276 को मैं 2 पाई से डिवाइड करूंगा, यानी कि गामा को जब मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 276.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 7 या 3.14, तो ये आएगी 42.5 मेगाहर्ट्ज। ये मेगाहर्ट्ज में ही है यहाँ पर मेगाहर्ट्ज। तो देखो क्या था, सिंपल सी बात है, ये लिखा भी ऐसे हुआ है तो हम यूज ऐसा करने वाले, क्योंकि जो हमारी गायरोमैग्नेटिक की रेशियो ये 2 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी, तो जो हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए जो इस गामा की वैल्यू दे रखी है वो एक्चुअली गामा अपॉन 2 पाई के लिए 2 पाई वैल्यू लिखी हुई है। वो केवल प्योर गामा नहीं है, ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू नहीं थी, वो कौन सी वैल्यू है, गामा अपॉन 2 पाई की वैल्यू है ये, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में इस 2 पाई को हम हटा देते हैं, अब हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने इसको डिवाइड करके लिखा हुआ इस वे से। तो यहां पर जो वैल्यू है हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले में जो वैल्यू है ये ऑलरेडी करेक्टेड वैल्यू है, जिसको हमने 2 पाई से क्या किया हुआ है, डिवाइड करके लिखा हुआ है। हम बाकी न्यूक्लियाई के लिए भी ऐसे ही डिवाइड करके लिखी गई है हमारे पास, तो हम उसको यूज करेंगे। हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, हमें बड़ी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, फिर 2 पाई से डिवाइड करेंगे, अरे आंसर तो वही आने वाला है। तो यहां पर हमारे पास आ गया प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू गामा इंटू एच नोट। ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो था। ये सभी न्यूक्लियाई के लिए क्या हो गया बच्चे, कांस्टेंट। प्रोटॉन के अलग, कार्बन के लिए अलग, कार्बन फ्लोरीन के लिए अलग, फास्फोरस के लिए अलग। तो अब यहां से हमें क्या पता चला कि जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है अगर ये कांस्टेंट है तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, एच नोट पे। देखो कि जैसे जैसे में हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे उसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई तो हमें जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स है उसकी भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी भी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा। हम वहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो पल्स या रेडिएशन आ रही है उसको हम एनर्जी के टर्म में नहीं लिख रहे, हम उसको फ्रीक्वेंसी की पल्स में लिख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कि हम अगर हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो जो रेडिएशन आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, ज्यादा। इनकी ज्यादा कब होगी, जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दूंगा, ज्यादा कर दूंगा, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम इसको पॉइंट के अंदर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिख सकते हैं बच्चे यहां पर, व्हेन ए मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, व्हेन ए मैग्नेटिक न्यूक्लियाई इन प्रीसेशनल मोशन, इन प्रीसेशनल मोशन interacts with रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस या पल्स, अभी पल्स लिखेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स, देन इट फील ए टॉर्क फॉर इट्स स्पिन चेंज,
when precessional frequency of nuclei becomes equals to radio becomes equals to frequency of radio frequency radiations, and thus absorption of energy take place, and thus absorption of energy oblique radiation take place and nuclei will go in higher energy state. देखो ये पॉइंट जो हमने अभी तक डिस्कस किया था उसी को लिखा है क्या, कि जब मैग्नेटिक न्यूक्लियाई जो प्रीसेशनल मोशन में है वो इंटरेक्ट करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स या रेडिएशन. ये पल्स मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि हम जो रेडिएशंस देते हैं वो पल्स की फॉर्म में देते हैं. पल्स का क्या मतलब है कि हमने एक बार क्या दिया, सारी की सारी रेडिएशन डाल दी, फिर बंद कर दिया, फिर सारी की सारी डाल दी, फिर क्या कर दिया, बंद दे दिया. पल्स का मतलब होता है कि अगर जैसे हमारे पास एनर्जी है रेडिएशंस की, मैं 100 मेगाहर्ट्ज तक रेडिएशंस डालना चाहता हूं तो, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा मैं पहले 1 मेगाहर्ट्ज की रेडिएशन डालूंगा, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 10 की. हम ऐसे नहीं डाल रहे. हम क्या कर रहे हैं, हम 1 से लेके 100 तक सारी की सारी जो रेडिएशन इकट्ठा डाल रहे हैं. 0 एनर्जी की भी है, 1 की भी है, 10 की भी है, उसमें 100 की भी. तो 0 से लेके यानी कि 1 से लेके 100 मेगाहर्ट्ज की सारी एनर्जी वाली रेडिएशन में एक बार डाल दी, फिर हमने बंद कर दिया. पल्स कंटिन्यूस नहीं. अगर कंटिन्यूस हम उसको सप्लाई करते रहते तो वो पल्स नहीं होती, वो कंटिन्यूस रेडिएशंस आ जाती. तो हम पल्स का मतलब है कि हमने सभी की सभी एनर्जी के रेडिएशंस एक ही बार में दे दी, फिर हमने बंद कर दिया. फिर रेडिएशन डाली, फिर बंद कर दी सोर्स से, फिर रेडिएशन डाली, फिर सोर्स से बंद कर दिया. तो अब ऐसा जब हम करेंगे, कह रहे जब हम इंटरेक्ट कैसे करेगी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन या पल्स के साथ, क्या कि जब वो इंटरेक्ट करेगी फील ए टॉर्क. टॉर्क का मतलब वो सडन फोर्स फील करता है ये न्यूक्लियाई जो प्रीसेशनल मोशन में था कि फॉर इट स्पिन चेंज, कि अपनी स्पिन चेंज कर ले. कब करेगा वो, टॉर्क कब मिलेगा. टॉर्क का मतलब सडन फोर्स कब मिलेगा, उसको मिलेगा जब उसकी जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी थी वो किसके इक्वल हो जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की. जब दोनों की रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी प्रीसेशनल, उसकी फ्रीक्वेंसी और रेडियो जो आ रही है हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है. तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा और किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में. तो बच्चे यहां से हम एक इसको समझने की कोशिश करते हैं. यहां पे इसको समझना इजी विद एग्जांपल. हमारे पास जो हम इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं, अब देखो क्या हुआ, अगर प्रोटॉन के लिए आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि प्रोटॉन के लिए इस गामा की वैल्यू कितनी है 42.5, किसके लिए 1h1 ऐसा लिखते हैं प्रोटॉन के लिए. अब देखो क्या हुआ चिप, हम कैसे बताएं कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है. देखो अगर हम बोलते हैं कि हम जो जनरली पहले हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बोलें कि हमने वो दे दी यहां पर 1.4 टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी यूनिट है टेस्ला के अंदर. तो देखो हमने बोला कि अगर हमारी जो H0 होगा वो 1.4 टेस्ला होगा, तो यहां पर जो मेरे पास 1.4 दे रहे और मेरे पास प्रोटॉन था, तो उसकी जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी. तो उस टाइम पे हमें पता है, वी नो क्या कि ओमेगा इज ये W इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 42.5 इंटू कितना 1.4, तो ये आएगा 60 मेगाहर्ट्ज कि उसकी जो आएगी वो 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, प्रीसेशनल मोशन कर रहा है. इसका मतलब जब हमारी इंसिडेंट रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 60 मेगाहर्ट्ज की, जब हमने 0 से 1 से लेके 100 तक डाला है तो उसमें से जो 60 वाली है उसको एब्जॉर्ब करेगा और क्या देगा, हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा, सिग्नल. बच्चे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दिया, हम मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में, आइदर वो 1.4 टेस्ला होता है या आइदर 2.3 होगा. इस तरीके से अगर हमने अब बोला कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था हमने दिया 2.3 टेस्ला, ये फिक्स होता है हमारे पास, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, ये फिक्स है 1.4 टेस्ला, फिर हमने कितना लिखा, लाइक 2.3 टेस्ला. अगर 2.3 करूंगा तो उसकी उस टाइम पे जो प्रोटॉन कितनी
फ्रीक्वेंसी से उसकी जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी, वो क्या होगी 42.5 इंटू 1.4, दिस इज इक्वल्स टू हमारे 1.4 नहीं, दिस इज 2.3, तो ये कितना आ जाएगा 100 मेगाहर्ट्ज। तो उस टाइम पे जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी प्रीसेशनल मोशन वाली वो कितनी होगी 100 मेगाहर्ट्ज। तो अब हमें यहां पर जो इंसिडेंट रेडिएशन ये रेडियो फ्रीक्वेंसी उसकी भी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 100 मेगाहर्ट्ज। अगर वो हुआ तो अब्जॉर्प्शन होगा, सिग्नल हमें मिलेगा। ऐसे ही अगर हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कर देते हैं यहाँ पे 21.1 टेस्ला, 21.1 टेस्ला, तो यहां पर जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 42.5 इंटू 21.1, दिस इज इक्वल्स टू 900 मेगाहर्ट्ज, कि वो इतनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेगा। और इस न्यूक्लियस का हमें स्पेक्ट्रा लेने के लिए जो अब हमारी जो इंसिडेंट रेडिएशन उसकी इतनी एनर्जी होनी चाहिए, ना तो 901 वाली को ऑब्जॉर्व करेगा, ना ही इससे 0 से लेकर वो 899 तक ऑब्जॉर्व करेगा, वो केवल इसी एनर्जी की रेडिएशन को क्या करेगा ऑब्जॉर्व। तो देखो हमने क्या देखा, हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, उसका प्रीसेशनल मोशन स्टार्ट हो रहा है। या फिर इसको अपोजिट वे में लिखते हैं, हम बोलते कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने का है 60 मेगाहर्ट्ज का है, यानी कि मैं वहां पर 0 से लेकर 60 तक की रेडिएशन डाल रहा हूं, उससे ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन नहीं डाल रहा हूं। जब 0 से 60 डाल तो हाईएस्ट कितनी है उसकी 60 है, तो हम उसको बोल देते हैं 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट। तो हम नाम बोलते हैं, देखो हमारी इंस्ट्रूमेंट में बच्चे फिक्स होती है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब उसका नाम बोलते हैं तो हम नाम में बोलते हैं कि हमारे पास 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट है। अब 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट बोल दिया तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें जो मैक्सिमम एनर्जी की जो रेडिएशन थी हमारे पास वो 60 मेगा की है, यानी कि वो 1 से लेके कितनी डाल रहा है 60। अगर वो 60 डाल रहा है तो उसके अंदर मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उस इंस्ट्रूमेंट में वो कितनी प्रोड्यूस होगी, वो होगी 1.4 टेस्ला। बच्चों हम इसको और डेप्थ में अभी एग्जांपल्स के साथ न्यूमेरिकल्स के साथ समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम इसको 2 पॉइंट और लिखें तो क्या लिखेंगे, तो ये हमने भी समझने के लिए किया था कि इस रिलेशन का क्या मीनिंग है आपस में, कि W को इंक्रीज करता हूं तो ये इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो मेरा ये इंक्रीज होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी radiations in pulse form. In pulse form is necessary due to very small energy difference between energy levels. As continuous supply of radiation will create saturation of level resulting in नो NMR सिग्नल। देखो बच्चे अभी हमने क्या बोला था, हमें बार बार पल्स की लिख रहा था, वहां पे क्यों लिख रहा था, कह रहा कि जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस डाल रहे हैं वो पल्स में ही डाल रहे थे, एक बार डाली फिर बंद कर दी। ऐसा क्यों किया, कह रहा कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस था वो कैसा था, कम था। कम होगा अगर मैं कंटिन्यूस दूंगा तो नीचे से ऊपर चला जाएगा मॉलिक्यूल, अगर ऊपर चला गया न्यूक्लियस तो वो सैचुरेट इक्वल नंबर हो गया, तो उसके बाद में सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा। और वो सप्लाई कंटिन्यू है तो ऊपर ही रहेगा कि उसको कंटिन्यूस एनर्जी मिलेगी, वो नीचे नहीं आएगा। तो अब हमें सिग्नल नहीं मिलेगा, तो हम चाहते हैं कि हमारा सिग्नल आए कि वो ऊपर चला जाए, फिर जैसी पल्स हमने बंद की वो नीचे आ जाएगा, फिर पॉपुलेशन डिफरेंस जनरेट हो गया, फिर पल्स डाली फिर ऊपर चला गया, तो हमें कंटिन्यूस क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रा। नहीं तो हमें स्पेक्ट्रा एक ही बार मिलेगा फिर बंद हो जाएगा, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसका थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लिख सकते हैं वो क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग पल्स टाइम nuclear spin transition will take place
टेक प्लेस रिजल्टिंग इन NMR सिग्नल, रिजल्टिंग इन NMR सिग्नल एंड ड्यूरिंग pulse interval and during pulse interval recreation of population difference will take place. इसलिए हम पल्स में देते हैं। क्या हुआ, अगर इसको दिखाना चाहें तो क्या किया, एक बार हमने रेडिएशंस डाली यहां पर, ये हमारी रेडिएशंस थी यहां पर बच्चे, हम लोगों ने रेडिएशंस डाली यहां पर, हमारे पास ये रेडिएशंस हैं या उनकी फ्रीक्वेंसी अगर हम बोल दूंगा, रेडिएशंस थी हमारे पास, ये कैसा है टाइम, तो इस टाइम के लिए दिया, फिर हमने बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए, फिर हमने पल्स डाली यहां पर, फिर क्या किया, थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया, फिर क्या दिया, पल्स डाला। तो ये क्या, इसके अंदर देखो उसकी 1 से लेकर 100 बोला तो 100 मेगाहर्ट्ज की सारी पल्स डाल दी, फिर यहां पे फिर थोड़े टाइम के बंद करने के बाद फिर डाल दी, यानी कि जो न्यूक्लियाई को जितनी एनर्जी की रेडिएशन चाहिए वो उसको ऑब्जर्व करेगा और सिग्नल मिलेगा, तो एक ही टाइम सिग्नल मिलेगा, फिर हमें फिर सिग्नल मिलेगा, फिर सिग्नल। तो ये पल्स इंटरवल बहुत कम होता है, ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, यानी कि हमारे पास हम बोल सकते हैं कि 10⁻² टाइम है हमारे पास ये सेकंड, तो ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड होता है, तो यहां पर ज्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ता, तो हमें फटाफट ऐसा दिखता है कि कंटिन्यूअस दिख रहा है। तो ये हमारे पास था इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लियाई विद रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस या रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। तो यही बच्चे अगर हमारे पास प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ, हमारे जो एग्जाम्स में आएगा वो कैसे आएगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ NMR। देखो जब प्रिंसिपल ऑफ NMR की बात करेंगे तो हम इसमें लिखना क्या है, तो जो हमने अभी 3 पॉइंट लिखे थे पहले, किसमें, इंटरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लियाई विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने 3 ही पॉइंट लिखे थे, हमने 3 पॉइंट वो लिखने हैं और 2 पॉइंट ये लिखने हैं, 3 ही पॉइंट ये लिखने हैं, एक इससे पहले जो हमने लिखा प्रीसेशनल स्टार्ट कर देगा, तो टोटल हम 6 पॉइंट लिखेंगे, हमारा कंप्लीट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, किसका, NMR का। अगर हमें प्रिंसिपल पूछता है तो बच्चे 3 पॉइंट ये लिखने थे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, और 3 पॉइंट हमें लिखना है कि वो रेडिएशंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये हमारा क्या बन जाएगा, उसका प्रिंसिपल। फिर इसके बाद हमारे पास आता है बच्चे कि ये जो हमने लिखा था गायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो गामा से हमने रिप्रेजेंट किया था, वो होता है